हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कहानी शुरू हुआ था 1914 से 18 के बीच का वर्ल्ड वार फर्स्ट से। मतलब इंडिया की जो हिस्ट्री हम लोग शुरू कर रहे थे उसमें कहानी शुरू हुआ था 1914 से वर्ल्ड वार का, और साथ ही साथ इसमें ये देखे थे इफेक्ट ऑफ इट ऑन आवर कंट्री, मतलब इसका इफेक्ट अपने कंट्री पे क्या पड़ा ये समझे थे। अच्छा, ये भी पढ़े थे कि इस वर्ल्ड वार को इंडियन ने क्यों ज्वाइन किया, ये वर्ल्ड वार इंडियन क्यों ज्वाइन कर रहा है ये भी पढ़े थे। अच्छा, उसी बीच में ये ड्यूरेशन है, इधर से हम क्या देख रहे थे कि इंडिया जी गांधी जी वो इंडिया में आए 1915 में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक आइडिया दिया सत्याग्रह का, मतलब सिंपल सा इसका मतलब लेके चलना है, नीड टू सर्च द पावर ऑफ ट्रूथ। उन्होंने ये आइडिया दिया और उन्होंने कुछ सत्याग्रह इंडिया में लॉन्च भी किया। जैसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, दूसरा सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह एंड तीसरा था अहमदाबाद। थोड़ा इसके बारे में आज हम रिपीट कर दे रहे हैं, उस दिन थोड़ा कुछ हड़बड़ी हो गया था। देखो इसको, चंपारण सत्याग्रह जो था इसके बारे में ईयर जो है कंफ्यूजिंग है। ईयर क्या है, कोई इसको 1916 भी बोलते हैं और बुक में 1917 डिस्कस किया है। इस सत्याग्रह में क्या हुआ था कि बिहार में एक प्रॉब्लम चल रहा था इंडिगो का। इंडिगो मतलब क्या होता है, ऐसा प्लांट होता था जिसके फ्लावर से नील तैयार होता है, कलर, और कपड़े को कलर करने में इसका बहुत अच्छा योगदान है। तो इंडिया में इसकी खेती बंगाल और बिहार में खूब होता था, और इसका ड्रॉबैक ये था कि जो किसान इसको खेती करेगा उसका जमीन अगले 5 से 10 साल में पूरा बंजर हो जाएगा, वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चंपारण के जो पीजेंट्स थे वो बहुत प्रॉब्लम में थे इंडिगो के कल्टीवेशन को लेके, ब्रिटिश गवर्नमेंट जबरदस्ती करवा रहा था। तो इसी इंडिगो कल्टीवेटर के सपोर्ट में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और इंडिया में उनका ये पहला सत्याग्रह था और ये सक्सेस भी हो गया। दूसरा सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया खेड़ा के अंदर। खेड़ा के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा था, खेड़ा में जो कॉटन कल्टीवेटर थे, यहाँ पे जो किसान थे वो क्या कर रहे थे, रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। हम पीछे कहीं पढ़े थे इफेक्ट में कि इंडिया में जो प्राइसेस था वो महंगा हो गया था, वस्तु की संख्या कम हो गई थी, तो ये लोग बेचारा रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। तो इनके रेवेन्यू को माफ करवाने के लिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया। एंड तीसरा सत्याग्रह उन्होंने किया अहमदाबाद सत्याग्रह। ये सत्याग्रह किया गया था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। इनका प्रॉब्लम क्या था कि इनको मजदूरी कम मिला करती थी या फिर इनका वर्किंग कंडीशन जो था वो बहुत बुरा था। तो इन तीनों सत्याग्रह को इन्होंने लॉन्च किया। ये 1918 मान लो, ये 1919 हो गया, और तीनों इंडिया में सक्सेस रहा। तो देखो, एक तरफ तो युद्ध खत्म हो रहा है और दूसरे तरफ इंडिया में गांधी जी अपना पॉपुलैरिटी को गेन कर लिए। दो अलग अलग टॉपिक है, इंडिया में गांधी जी का आना और एक तरफ इंडिया के अंदर वर्ल्ड वार का इफेक्ट का देखा जाना। अब युद्ध खत्म हो रहा है कब, नवंबर 1918 में। देखो, युद्ध जब खत्म हुआ तो इंडियन का जो एक्सपेक्टेशन था इंडियन का कि हमारा डिमांड जो है ना वो पूरा होगा, हमें स्वराज मिलेगी या हमको पावर ज़्यादा मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन था। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो इंडिया में एक एक्ट पास हुआ। एक्ट का नाम है, अभी ये वाला एक्ट आएगा, एक्ट का नाम है रॉलेट एक्ट। और देखो, ये रॉलेट एक्ट जो है ना, ये एक्ट डायरेक्टली पास नहीं हुआ। इसको पास करने के लिए इंडिया में एक बड़ा सा एक्ट पास हुआ था, नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे, बस इस पे ध्यान दो, रॉलेट एक्ट। इसको पास करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था रॉलेट सिडनी। पास करने वाला व्यक्ति का नाम है रॉलेट सिडनी, और ये पास हुआ था इंडिया में 1919 में, 1919 में लागू हुआ था। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अगर देखा जाए तो क्या प्रोपोजल आया था, इसके अकॉर्डिंग ये प्रोपोजल आया था कि इंडिया के अंदर हर पुलिस के पास ये पावर हो गई इस एक्ट के अकॉर्डिंग, हर पुलिस के पास, कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के लिए जेल में डाल सकता है। देखो ध्यान देना यहाँ पे टॉपिक, ये एक्ट कहता था कि पुलिस हैड पावर टू अरेस्ट एनीवन एंड
put behind them into war, sorry, behind the war for 2 years। देखो ये लॉ क्या कह रहा है कि एक ऐसा एक्ट जिसमें क्या हो रहा है कि पुलिस के पास ये पावर है, सिर्फ पुलिस के पास, कोई कोर्ट नहीं, कोई जज नहीं, पुलिस के पास ये पावर है कि वो किसी को भी अरेस्ट करके उस व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के 2 साल में जेल में डाल सकता है। अब इस तरह का जो एक्ट आया, क्यों आया? एक्ट क्या कह रहा है कि कोई भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में अरेस्ट करके रख सकता है। एक्ट क्यों आया? ठीक है, इस एक्ट को अलग अलग नाम दिया गया। इंडिया में इसे ब्लैक लॉ भी कहा गया, इंडिया में इसे ब्लैक लॉ भी कहा गया। अब जरा इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं कि ऐसा लॉ आखिर लाने के पीछे का काउज क्या था, क्यों इस तरह के लॉज जो था इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखो इसके पीछे का कारण था, जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1918 में, तो इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जितना भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनको लगा युद्ध जब खत्म हुआ है तो सरकार हमारा डिमांड पूरा कर दे। ठीक है, तो अब वो डिमांड तेज कर दिया, मतलब पूरे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत फास्ट हो गया। तो उस पॉलिटिकल एक्टिविटी को क्रश करने के लिए अंग्रेज ने ऐसा लॉ लाया। उसने ऐसा लॉ लाया कि भाई अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी दिखे, व्यक्ति पे अगर सस्पेक्ट हो, संदेह हो, तो बिना जांच पड़ताल के उसको जेल में डाल दो। और इस तरह से उन्होंने, अंग्रेज ने पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाने के लिए ऐसा लॉ बनाया। तो एक छोटा सा टर्म अभी हम बताए, रॉलेट एक्ट क्या है और रॉलेट एक्ट के पीछे आने का कारण क्या है। इतना क्लियर हो गया? अब उसको, कहानी को और आगे लेके चलते हैं। ये वाला, हाँ, अब फिर से रिपीट कर रहे हैं, रॉलेट एक्ट के आने के पीछे का कारण क्या है? वर्ल्ड वार का खत्म होना और लोगों का जो डिमांड था, वर्ल्ड वार से जो एक्सपेक्टेशन थी इंडियंस की कि अंग्रेज हमें छूट देगा या आज़ादी देगा, ये एक्सपेक्टेशन थे। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ और जब इंडियन ने डिमांड करना शुरू किया, अंग्रेज डिनाई कर गया। बहुत सारा पॉलिटिकल एक्टिविटी पूरे कंट्री में होने लगा, जहां तहां जुलूस, स्ट्राइक वगैरह हो रहा होगा। उसको क्रश करने के लिए इस तरह के एक्ट को इंट्रोड्यूस अंग्रेज ने किया। मतलब हर लीडर को अरेस्ट करो, जेल में डाल दो, सिंपल सा फंडा। लीडर अंदर रहेगा तो रिवॉल्ट ही नहीं होगा, जुलूस ही नहीं निकलेगा। समझ में आ गया इसके पीछे का काउज? अब इसको, कहानी को और आगे बढ़ाते, इस रॉलेट एक्ट के आने के वजह से इसके इफेक्ट क्या क्या देखने को मिले। पहले कहानी की तरह समझ लेते हैं, फिर हम उसको पॉइंट वाइज बना देंगे। नोट्स के ऊपर उतना भी फोकस मत करना। अब आ जाओ इसमें आगे देखते हैं। इस रॉलेट एक्ट जब आया तो गांधी जी ने इसके खिलाफ एक्ट सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह का नाम है रॉलेट सत्याग्रह। देखो ये सत्याग्रह शुरू इन्होंने, गांधी जी ने किया 6 अप्रैल 1919 से ही मान के चलो, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने क्या किया, अच्छा 1920 जाएगा, 6 अप्रैल 1920 को क्या कर रहे हैं गांधी जी, रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। तो रॉलेट सत्याग्रह में क्या कहा गया होगा? डायरेक्ट रॉलेट एक्ट को विरोध करो, रॉलेट एक्ट को फॉलो नहीं करो, यही कहेंगे इस एक्ट के तहत। कहानी इतना तक समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आगे थोड़ा सा कहानी सीधा है बट आगे थोड़ा सा उलझन पैदा करेगा। अब जरा इमेजिन करो, पूरे इंडिया पे ये रॉलेट एक्ट लागू है। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इतना एकदम सिंपल सा है। और इसी में एक घटना हो गया। घटना कब हुआ? ये 1919 का, यह याद रखना, इसको थोड़ा गड़बड़ लिखा गया था। अब घटना है एक शहर का नाम है अमृतसर। ठीक है, यहां पे घटना क्या हुआ, यहां पे 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। एक व्यक्ति का नाम है सत्यपाल मलिक, मतलब ये अमृतसर का बहुत फेमस लीडर होगा, और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। देखो अमृतसर में 2 रिवॉल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया है। एक का नाम है सत्यपाल मलिक, दूसरे का नाम क्या है, सैफुद्दीन किचलू। नाम याद हो गया? हेलो, आवाज जा रहा है ना? हाँ, ये नहीं दिख रहा है? नाम सुनो ना, नाम सुनो। 2 लीडर है अमृतसर के अंदर, 2 लीडर अमृतसर में अरेस्ट किए गए, बहुत फेमस लीडर थे वहां के। एक का नाम है सत्यपाल मलिक और दूसरे का नाम है सैफुद्दीन किचलू। ठीक है,
बढ़े आगे। अब इन दोनों लीडर को जब अरेस्ट किया गया ना, तो पूरे अमृतसर में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। जो भी इसके फॉलोअर्स थे वो क्या करने लगे, जुलूस निकालना शुरू किया या फिर वो वायलेंस करना शुरू कर दिए। बस क्या हुआ कि अमृतसर में एक और नया लॉ को इम्पोज किया गया। कौन सा नया लॉ लाया गया? अभी हम अमृतसर पे हैं, ये हमेशा माइंड में लेके चलना है। अभी हम अमृतसर के घटना को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 10 अप्रैल, हम इसको फिर रिपीट कर देंगे इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस कहानी पे फोकस करो। 10 अप्रैल 1990 को अमृतसर में एक लॉ लागू हुआ। लॉ का नाम है मार्शल लॉ। अब इस मार्शल लॉ का कहना क्या है कि कोई भी व्यक्ति ना तो गैदरिंग करेगा, मीटिंग्स लगाएगा, और ना ही कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा। मतलब पूरा अमृतसर लॉकडाउन, पूरा अमृतसर बंद, कोई भी व्यक्ति गैदरिंग नहीं करेगा ना मीटिंग्स लगाएगा। ठीक है। अब इस मीटिंग के ही दौरान ये जो मार्शल लॉ लगा, इसका हेड बना दिया गया एक व्यक्ति को। व्यक्ति का नाम है जनरल डायर। ये नाम हम लोग बहुत सुने हैं। ये व्यक्ति का नाम है क्या? जनरल डायर। ये था मार्शल लॉ का हेड और अमृतसर को यही मैनेज कर रहा था उस समय। कहानी यहाँ तक क्लियर? सबसे पहले तो पूछेगा कि इस इंसिडेंट के दौरान क्या हुआ था। हैपेंड मतलब नेचर बताया, पूछेगा कि क्या हुआ था। तो हमें पता है कि इसमें क्या हुआ था। सेलिब्रेट करने के लिए लोग आया और जनरल डायर ने उस पर ओपन फायरिंग किया और लोगों की मौत हुई। ये घटना है। अच्छा, दूसरा अगर क्वेश्चन बन के आएगा, व्हाट वाज द काउज बिहाइंड इट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के पीछे का काउज क्या है? तो इसका पहला काउज क्या निकल के आ रहा है? रॉलेट एक्ट। पढ़ा है ना अभी? रॉलेट एक्ट इसका मेजर काउज। अगर ये नहीं आता तो ये सब होता ही नहीं। पहला कारण ये निकल के आ रहा है। तो ये दोनों इसका काउज हो सकता है हम अगर रिलेट किए तो। अब तीसरा पार्ट बनता है जलियांवाला बाग इफेक्ट का कि इसका इफेक्ट या फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये अभी हम देखने वाले हैं। काउजेस क्या था वो देख लिए, इफेक्ट क्या था वो देख लिए, अब सॉरी काउज क्या था, नेचर क्या है वो देख लिए, अब इफेक्ट देखने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सेंटेंस है इसी पेज वाले पैराग्राफ में। यहाँ पे एक लास्ट में सेंटेंस है फर्स्ट पैराग्राफ का। जब ये घटना हुआ था पूरा जलियांवाला बाग इंसिडेंट का, तो जनरल डायर ने एक रिमार्क किया। क्या रिमार्क किया? आई वॉन्ट टू क्रिएट, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मोरल इफेक्ट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्राही अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। ये क्या कह रहा है? जनरल डायर जब ये घटना किया ना, तो वो अपने आप को गिल्टी नहीं मान रहा है, उसको गिल्ट वाला फीलिंग नहीं है। वो कह रहा है क्या कि मैं बस लोगों को एक सीख देना चाहता था। सीख क्या देना चाहता था? कि जो भी सत्याग्राही इंडिया के अंदर हैं, उनके दिमाग में सरकार का जो भय होता है, जो आतंक होता है, उसी को पैदा करने के लिए हमने ऐसा घटना को डील किया ताकि लोग को क्या मिले, एक सीख मिले। तो ये तो मतलब गलती भी किया और गलती करने के बाद सीना तान के बोल रहा है कि हमने ऐसा जानबूझ के किया। ये किसका स्टेटमेंट है? हाँ, जनरल डायर को हालांकि तुरंत उसके बाद इंग्लैंड भेज दिया गया इस घटना के तुरंत बाद, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनने के बाद, और इस घटना को शांत करने का प्रयास किया गया। लेकिन जैसे ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो इसका इफेक्ट क्या हुआ वो देखो। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि हर तरफ, सबसे पहला इसका इफेक्ट देखेंगे कि हर जगह पे स्ट्राइक्स शुरू हो गया, या फिर कह सकते हो हर जगह पे क्लैशेज स्टार्ट हो गया। मतलब किसके साथ क्लैशेज स्टार्ट हो गया भाई? तो पुलिस के साथ स्टार्ट हो गया। मतलब एक ओपन मेला पे और पब्लिक के ऊपर ओपन फायरिंग कर दी जा रही है, तो पूरे कंट्री में लोगों ने इसका विरोध जताया, स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट के बिल्डिंग पे अटैक करना शुरू कर दिया, पुलिस से इसका मतलब मुठभेड़ स्टार्ट हो गया। ये इसका पहला इफेक्ट हो सकता है जलियांवाला बाग। मतलब कॉमन बात है, स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशन, अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो ये अटैकिंग हो रहा था। दूसरी तरफ से ये जो गवर्नमेंट थे, गवर्नमेंट यूज रिप्रेसिव वे। गवर्नमेंट क्या कर रहा था? बहुत ही रिप्रेसिव वे अडॉप्ट कर रखा था। ज्यादा से ज्यादा जितना भी सत्याग्राही है उनको क्या किया जा सके, उनको शांत किया जा सके। गवर्नमेंट अपना अलग टॉर्चर वाला स्टेप उठाया हुआ था। जैसे यहाँ पे एक फिगर है, हम फिगर देख सकते हैं, इसमें एक दिखाया हुआ स्टेप, ये वाला फिगर बुक में देखो, इसमें दिया हुआ है जनरल डायर का क्राउलिंग ऑर्डर।
दिख रहा है। जब अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ था ना, तो जनरल डायर ने क्रॉलिंग ऑर्डर दिया, मतलब अगर कोई पकड़ा जाता था गली में या बाहर निकला हुआ दिख जाता था तो उसको पूरा गली, लगता है 1.25 किलोमीटर तक लगभग वैसे ही रेंग के लेकर जाया जाता था। जमीन पे देखो एक आदमी खिसक रहा होगा क्राउल करते हुए का। अच्छा, इसके अलावा और क्या किया गवर्नमेंट ने, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इनका रिप्रेसिव मेथड का, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट का कहना था कि यदि आपके गली से कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर क्रॉस करता है तो उसे सैल्यूट मारना, मतलब सलाम करना एकदम एसेंशियल है। अगर सलाम नहीं करते हो तो उन्हें पनिश किया जाएगा। मतलब जितना साहब गुजरे आपका गली से, हर व्यक्ति क्या करेगा, उसको सलाम करेगा। तो ये गवर्नमेंट का रिप्रेसिव मेथड है, लोगों को डराने का। अच्छा, कुछ कुछ जगह तो ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा विलेज जो था उसको फ्लॉक्ड कर दिया गया, मतलब पूरा का पूरा विलेज को सराउंड किया गया, और सराउंड करने के बाद क्या किया गया, इसको बॉम्ब्ड कर दिया गया, मतलब पूरा का पूरा गांव को उड़ा दिया गया लोगों को डराने के लिए। जैसे यहाँ एक गांव का उदाहरण है, पंजाब में भी एक गांव है गुजरनवाला, इस पूरे गांव को घेर करके बम से उड़ा दिया था ब्रिटिश ऑफिसर्स ने। देख सकते हो लास्ट लाइन में होगा, गांव को घेर करके बम से उड़ा देता था ये ब्रिटिश लोग, ताकि ये लोग क्या कर सके, डर सके। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कहानी क्रिएट हो गया। कहानी क्या क्रिएट हो गया कि अगर हम पूरे इंडिया का फेज देखते हैं 1919 वाला, तो हम क्या देख रहे हैं कि सिटीजन एक तरफ है, और सिटीजन्स का यूज एकजुट होने का कारण है ये जलियांवाला बाग, ये जो घटना हुआ ये, और ब्रिटिश गवर्नमेंट दूसरी ओर है। ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अड़ा हुआ है कि इनको क्रश करके इनको शांत रखना है। और इसी घटना में गांधी जी ने क्या किया, एक मूवमेंट को लॉन्च किया जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। माइंड में इतना भी सेट कर लेना है कि एनसीएम कोई पार्टिकुलर डेट को नहीं स्टार्ट हुआ। ये क्या हुआ कि ये सारी जो चीजें हो रही थी ना, गांधी जी ने उसको एक नाम दे दिया और लोगों को एक तरीका बता दिया कि ऐसे सरकार का विरोध करो। उसको नाम दे दिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझने से पहले एक और टर्म हम लोग को समझना होगा। टर्म का नाम है खिलाफत मूवमेंट। देखो टर्म सेपरेट हो गया ना, टॉपिक चेंज हो रहा है। टॉपिक क्या है अब, खिलाफत मूवमेंट। मतलब इस पेज का ये लास्ट वाला पैराग्राफ अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ये खिलाफत मूवमेंट इंडिया में नहीं हुआ था, पहले इतना सोच लो कि ये इंडिया का नहीं है, ये किसी और कंट्री का है। इस सारे घटना से इसको भी कोई मतलब नहीं है। हम इंडिया से बाहर वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ये है क्या, ये घटना जो है ये शुरू हुआ था दूसरे कंट्री में। कंट्री का नाम है टर्की। कंट्री कौन सा है, टर्की है। अभी अरब कंट्री में आता है ये टर्की। अब ये क्यों, यहाँ पे ये खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे का काउज देखो। इसमें काउज क्या था कि टर्की में एक पोस्ट हुआ करता था खलीफा का। खलीफा को हम कहते हैं, कह सकते हो स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ कंट्री। मतलब पूरे टर्की साम्राज्य में ये इस्लामिक स्टेट था, मुस्लिम वाला एम्पायर था। तो यहाँ पे जो पूरे इस्लाम का जो हेड होता था टर्की में, उसे खलीफा कहा जाता था। दिस इज ओनली पोस्ट। जैसे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता है अपने कंट्री में, वैसे टर्की में जो पोस्ट है उसका नाम है खलीफा। तो ये खलीफा का पोस्ट जो था, अंग्रेजों ने इसको खत्म कर दिया था। क्यों खत्म किया था, जरा ये भी समझ लेते हैं। खत्म होने का कारण ये था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में टर्की भी शामिल हुआ था, और ये अंग्रेज के खिलाफ से शामिल हुआ था। तो जब युद्ध हार गया ये, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब हम बताए थे कि एक तरफ ब्रिटेन वाला ग्रुप था और दूसरे तरफ जर्मनी वाला ग्रुप था, तो ये टर्की जर्मनी वाले ग्रुप से था। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इसका युद्ध में हार हो गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ट्रीटी पास किया, और उस ट्रीटी में, उस कंडीशन में ये था कि खलीफा वाला पोस्ट और खलीफा वाले पावर को खत्म किया जाए। बात समझ में आया? रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, हम फिर रिपीट कर रहे हैं। टर्की वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को ज्वाइन किया, और जब ये युद्ध में हारा तो ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने वहां का जो पोस्ट था टर्की में खलीफा का, इस पोस्ट को खत्म कर दिया। और इस पोस्ट को खत्म होने के बाद टर्की के जो लोग थे, मुस्लिम लोग थे, उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो खलीफा वाला पोस्ट है इसे वापस से एज्यूम करवाएंगे, मतलब इस पोस्ट को वापस लाएंगे। इसीलिए इसी पे एक मूवमेंट चला
खलीफा के नाम पे ही जिसको कहा गया खिलाफत मूवमेंट। देखो खलीफा है तो खलीफा के पावर को वापस दिलवाना है, इसलिए इसको नाम क्या पड़ा? खिलाफत मूवमेंट। क्लियर ना? रिपीट कर रहे हैं, तुम ज्यादा लग नहीं, खलीफा इज ओनली पोस्ट, कि एक पोस्ट है। कैसा पोस्ट है भाई? तो धार्मिक पोस्ट भी है सबसे ऊंचा, और राजनीतिक पोस्ट भी है, मतलब पूरे कंट्री का राजनीतिक गुरु भी और धार्मिक गुरु भी खलीफा को कहा जाता है इस्लाम में। ठीक है, तो इसी का पावर को वापस दिलवाने के लिए क्या किया गया? टर्की में जो मूवमेंट शुरू किया मुसलमानों ने, उस मूवमेंट को नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट। अब क्या हो रहा है कि मुसलमान ने ये किया कि पूरे वर्ल्ड में जो जो इस्लामिक स्टेट और जहां जहां मुसलमान हैं उनको इनकरेज किया कि आप इस मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दें। ठीक है, तो ये मूवमेंट इंडिया में भी शुरू किया गया। ये है टर्की का, बट ये मूवमेंट इंडिया में भी शुरू हुआ। तो इंडिया में किसने और कहां से शुरू किया? तो इंडिया में आते हैं। इंडिया में इसको शुरू किया गया बॉम्बे से। ये इंडिया में शुरू हुआ बॉम्बे से, और शुरू करने वाला व्यक्ति का नाम है अली ब्रदर्स, जिसमें दो भाई है। एक का नाम है मोहम्मद अली और दूसरे का नाम है शौकत अली। देखो, दो भाई मिलकर के इस मूवमेंट को बॉम्बे से शुरू किया। एक का नाम है मोहम्मद अली और दूसरे का नाम क्या है? शौकत अली। और ये इंडिया में शुरू हुआ था मार्च 1919 में। तो बॉम्बे के अंदर खिलाफत कमेटी इन दोनों भाइयों ने बनाया और इस मूवमेंट को इंडिया में लॉन्च कर दिया, और इंडिया के मुसलमानों को इनकरेज करने लगा कि इस मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दे। अब देखो, अब गांधी जी के सामने एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि मुसलमान अपना अलग मूवमेंट कर रहे हैं, इंडिया के लोग जो है वो अपना अलग मूवमेंट कर रहे हैं। तो गांधी जी को लग रहा था ना कि हिंदू और मुस्लिम को कंबाइन कर दो, क्योंकि दोनों का एनिमी सेम है। इनका भी एनिमी है ब्रिटिश और इसका भी एनिमी है अंग्रेजी। तो इनको लगा जब दोनों का एनिमी सेम है तो दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं। कि को कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में कंबाइन कर लिया गया। ठीक है,